नमस्ते फ्रेंड्स, मिंट कोड मेकर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं अखिलेश आपका होस्ट। आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे जावास्क्रिप्ट अरे की। लेकिन जावास्क्रिप्ट अरे अदर लैंग्वेज से डिफरेंट होता है, तो वह सारे डिफरेंसेस क्या होते हैं, उन सभी डिफरेंस के बारे में मैं आपको इस लेक्चर सीरीज में बताऊंगा, जहां पर आप सीखेंगे कि जावास्क्रिप्ट में अरे क्या होता है, अरे की जरूरत क्यों होती है, अरे को क्रिएट और एक्सेस कैसे करते हैं, अरे की कौन कौन सी प्रॉपर्टी और मेथड्स होती हैं, इन मेथड को कैसे यूज कर सकते हैं, और डेवलपमेंट में आने वाली डिफरेंट अरे प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व कर सकते हैं, जहां पर हम कुछ कॉमन अरे रिलेटेड प्रॉब्लम को डिस्कस करेंगे। तो स्टेप बाय स्टेप स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम सीखेंगे कि अरे क्या होता है और हमें इसकी रिक्वायरमेंट क्यों है। जावास्क्रिप्ट में किसी भी डेटा को स्टोर करने के लिए, चाहे वो नंबर, टेक्स्ट, अरे, ऑब्जेक्ट, फंक्शन या कुछ और हो, स्टोर करने के लिए वेरिएबल की रिक्वायरमेंट होती है। वेरिएबल का इस्तेमाल डेटा को स्टोर करने और उसे रीयूज करने के लिए होता है। वेरिएबल एक तरह का कंटेनर होता है जहां पर आप डेटा को रख सकते हैं। अगर हम डेटा को कैटेगराइज करें तो जावास्क्रिप्ट में डेटा जो है वो दो कैटेगरी का होता है। नंबर 1 वैल्यू टाइप या प्रिमिटिव, और सेकेंड वन रेफरेंस टाइप या फिर ऑब्जेक्ट। वैल्यू टाइप और रेफरेंस टाइप दोनों का यूज डेटा को स्टोर करने के लिए होता है, लेकिन उनका पर्पस अलग अलग होता है। अगर हम बात करें वैल्यू टाइप की, तो वैल्यू टाइप एक सिंगल वैल्यू को होल्ड करता है, जो एक नंबर, स्ट्रिंग, बूलियन या अनडिफाइंड या नल हो सकता है। आइए हम जावास्क्रिप्ट कोड के साथ समझते हैं कि वैल्यू टाइप वेरिएबल कैसे क्या क्रिएट किए जाते हैं। तो वैल्यू टाइप डेटा को क्रिएट करने के लिए एक हम HTML फाइल क्रिएट करते हैं। इसके अंदर हमने एक स्क्रिप्ट टैग दिया है। स्क्रिप्ट टैग के अंदर अगर आप कोई भी एक वेरिएबल क्रिएट करते हैं जावास्क्रिप्ट में, तो जावास्क्रिप्ट इसके लिए आपको 3 कीवर्ड प्रोवाइड करता है: लेट, वीआर एंड कॉन्स्ट। आप जैसी जो रिक्वायरमेंट होगी वैसा आप लेट, वीआर या कॉन्स्ट कीवर्ड का यूज़ कर सकते हैं। लेट जो होता है वो ब्लॉक स्कोपिंग के लिए होता है। आपका वेरिएबल जो होता है, वीआर जो होता है वो ग्लोबल स्कोपिंग के लिए होता है। कांस्टेंट आपकी फिक्स्ड वैल्यू के लिए होता है। तो हम यहाँ पर जो है वो लेट वेरिएबल का यूज़ कर रहे हैं। तो अगर आप लेट के साथ कोई भी वेरिएबल क्रिएट करते हैं, तो सपोज हमने यहाँ पर एक ए नाम से वेरिएबल क्रिएट किया और उसके अंदर मैंने 10 असाइन कर दिया। तो जावास्क्रिप्ट में वैल्यू टाइप जो होते हैं वो आपके 5 कैटेगरी के होते हैं। वो नंबर, स्ट्रिंग, बूलियन, अनडिफाइंड और नल। सबसे पहले हमने अगर इसमें 10 असाइन किया है तो ये जो है वो आपका नंबर कैटेगरी का है। सेकेंड वन, अगर मैं यहाँ पर इसको डिस्प्ले करके देखता हूँ console.log, और लॉग के अंदर मैंने ए दिया, आप कंसोल पर देखेंगे तो यहाँ पर जो है वो आपको 10 डिस्प्ले हो गया। अगर मैं यहाँ पर एक बी वेरिएबल लेता हूँ और इसके अंदर मैं अगर स्ट्रिंग असाइन करता हूँ और इसको मैं कंसोल करता हूँ, तो ये जो है ये आपका स्ट्रिंग होगा। थर्ड वन, लेट सी इक्वल टू, मैंने यहाँ पर 2 असाइन किया और इसको अगर मैं कंसोल करता हूँ console.log, और लॉग के अंदर मैं सी से डिस्प्ले करूँगा तो 2 देगा। नेक्स्ट वन, लेट, अगर मैं कोई भी वेरिएबल क्रिएट करता हूँ लेकिन इसमें कोई वैल्यू असाइन नहीं करता हूँ तो ये डिफ़ॉल्ट अनडिफाइंड कैटेगरी में जाएगा। तो मैंने यहाँ पर ds एक वेरिएबल क्रिएट किया लेकिन मैंने इसको कोई भी वैल्यू असाइन नहीं की, तो डिफ़ॉल्ट किस में जाएगा? ये अनडिफाइंड में। लास्ट वन, लेट ई इक्वल टू नल, console.log, और लॉग के अंदर मैं अगर ई को डिस्प्ले करूँगा तो ये आपका नल है। तो जावास्क्रिप्ट में जो वैल्यू टाइप हैं वो 5 कैटेगरी के होते हैं: नंबर, स्ट्रिंग, बूलियन, अनडिफाइंड एंड नल। इसमें नेक्स्ट पॉइंट क्या होता है कि अगर हम जावास्क्रिप्ट के अंदर कोई भी वैल्यू टाइप वेरिएबल क्रिएट किए हैं, मैं इसकी अगर कॉपी किसी एक अनदर वेरिएबल के अंदर पास करता हूँ। सपोज मैंने यहाँ पर क्या किया, ए की जो वैल्यू थी वो मैंने एक्स में असाइन कर दी और मैं इसको कंसोल करता हूँ console.log, और लॉग में एक्स को डिस्प्ले करता हूँ। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो एक्स की वैल्यू 10 है, लेकिन अगर आप इन फ्यूचर एक्स को मॉडिफाई करेंगे तो उसका जो इफेक्ट है वो ए पर नहीं पड़ेगा, क्योंकि ए जो है वो सेपरेट वेरिएबल है, बी एक्स जो है वो सेपरेट वेरिएबल है। अगर मैं यहाँ पर x इक्वल टू 30 लिखूँगा और ये जो कंसोल लॉग है इसको मैं पहले डिस्प्ले करता हूँ, फिर इसके बाद मैंने चेंज करने के बाद x को और a को डिस्प्ले किया, तो यहाँ पर आप देखेंगे तो
तो पहले जो x की वैल्यू थी वो 10 थी और a की वैल्यू जो थी वो 10 थी, लेकिन मैंने x की वैल्यू मॉडिफाई की तो x की वैल्यू जो है वो 30 हो गई। लेकिन यहाँ पर आप a देखेंगे तो a जो है वो अनचेंज है, क्योंकि a जो है वो सेपरेट वेरिएबल है, x जो है वो सेपरेट वेरिएबल है। अगर आपने a का जो डेटा है वो x में असाइन कर दिया है तो वो केवल उस पर्टिकुलर वैल्यू को कॉपी करेगा, लेकिन अगर इन फ्यूचर आप x को मॉडिफाई करेंगे तो वो आपका उसका इफेक्ट x a वेरिएबल पर नहीं पड़ेगा, ठीक है ना। तो ये क्योंकि जो है वो केवल वैल्यू को होल्ड करते हैं, यहाँ पर जो है वो उसके रेफरेंस पर काम नहीं करते, ये सेम रेफरेंस को इंडिकेट नहीं कर रहे हैं। आप अगर किसी भी वेरिएबल को मॉडिफाई करते हैं तो उसका जो डेटा है वो जो अगर आपका कोई अनदर उसकी कॉपी है तो उस पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। सपोजिए कि जैसे हमने ये जो डेटा था उसकी कॉपी हमने किसके अंदर असाइन की, x के अंदर, तो ये केवल उसकी वैल्यू कॉपी करेगा, लेकिन a का x से कोई रिलेशन नहीं है, ठीक है ना। तो जावास्क्रिप्ट में ये जो होते हैं ये वैल्यू टाइप है। अब हम बात करते हैं रेफरेंस टाइप की। तो रेफरेंस टाइप का इस्तेमाल कॉम्प्लेक्स डेटा स्ट्रक्चर जैसे कि अरे, ऑब्जेक्ट, फंक्शन और यूजर डिफाइंड ऑब्जेक्ट में होता है। जब आप एक रेफरेंस टाइप की वैल्यू को एक वेरिएबल में स्टोर करते हैं तो एक्चुअली वेरिएबल में उस वैल्यू का एड्रेस स्टोर होता है जिसे हम डेटा का रेफरेंस कहते हैं। यानी कि रेफरेंस टाइप वेरिएबल में डेटा का एड्रेस होता है, ना कि खुद डेटा। मतलब अगर हम सिंपल वर्ड में अरे पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो जावास्क्रिप्ट में अरे एक ऑब्जेक्ट टाइप का डेटा होता है जो कि रेफरेंस को स्टोर करता है। यह रेफरेंस किसी भी डेटा कलेक्शन लाइक मल्टीपल नंबर, स्ट्रिंग, कलेक्शन ऑफ रिकॉर्ड का हो सकता है। तो हम बात करते हैं कि अरे का यूज हम कब करते हैं। अरे मेनली एक डेटा स्ट्रक्चर है जो हमें एक ही वेरिएबल में मल्टीपल वैल्यू को स्टोर करने और ऑर्गेनाइज करने की परमिशन देता है। अरे का यूज मल्टीपल वैल्यू या कलेक्शन को स्टोर करने के लिए किया जाता है। जब आप किसी कलेक्शन ऑफ डेटा पर डील करते हैं तो हमें अरे का रिक्वायरमेंट होता है। अगर हम अरे की डेफिनेशन की बात करें तो अरे एक प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट होता है जो डेटा को ऑर्गेनाइज करने में मदद करता है। जावास्क्रिप्ट में अरे डिफरेंट टाइप की डेटा के कलेक्शन को स्टोर करता है। इसका यूज डेटा को ग्रुप करने और मैनेज करने के लिए होता है। यह एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो प्रोग्रामिंग में आपके काम को आसान बनाता है। अब हम बात करते हैं कि जावास्क्रिप्ट में अरे को क्रिएट कैसे कर सकते हैं। तो अरे को स्क्वायर ब्रैकेट या कंस्ट्रक्टर फंक्शन का यूज करके क्रिएट करते हैं और इसमें डिफरेंट टाइप के डेटा को स्टोर कर सकते हैं। ब्रैकेट के अंदर आप उन वैल्यू को कामा से सेपरेट करके रख सकते हैं जो आप अरे के अंदर स्टोर करना चाहते हैं। चलिए हम जावास्क्रिप्ट कोड के साथ समझते हैं कि जावास्क्रिप्ट में अरे को कैसे क्या क्रिएट कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम एक HTML फाइल क्रिएट करते हैं, इसके अंदर हम स्क्रिप्ट टैग दिया। तो जावास्क्रिप्ट में अरे को क्रिएट करने के लिए सबसे पहला जो बेसिक तरीका होता है वो यूजिंग लिटरल होता है। सपोज यहाँ पर मैंने लेट नम और यहाँ पर ब्रैकेट दिया, तो जो आपका इसको हम जो बोलते हैं वो यूजिंग लिटरल और सबस्क्रिप्ट। तो यहाँ पर आप जब कोई भी सबस्क्रिप्ट साइन लगाएंगे तो इससे क्या करेगा ये कि आपको एक अरे डेटा टाइप क्रिएट करके दे देगा। अगर मैं यहाँ पर console.log करूँगा और यहाँ पर मैं इसका टाइप आप डिस्प्ले करके देखता हूँ नम का, तो मैंने आपको बताया कि जावास्क्रिप्ट के अंदर जो अरे होता है वो ऑब्जेक्ट टाइप का होता है। तो यहाँ पर नम जो है वो किस टाइप का बताएगा, ऑब्जेक्ट टाइप का। अगर आप इसके अंदर कोई भी वैल्यू असाइन करना चाहते हैं तो यहाँ पर आप कामा से सेपरेट करके वैल्यू असाइन कर सकते हैं। सपोज आपको 1 2 3 4 ऐड करना था, यहाँ पर आपने ऐड किया, और अगर मैं इसको डिस्प्ले करना चाहता हूँ नम, तो यहाँ पर आप देखेंगे तो कंसोल पर आपको 1 2 3 4 आपका डिस्प्ले हो गया। तो पहला जो तरीका होता है वो यूजिंग लिटरल। सेकंड जो कॉन्सेप्ट होता है वो कंस्ट्रक्टर फंक्शन। सपोज मैंने यहाँ पर num2 दिया और यहाँ पर मैं अरे कंस्ट्रक्टर फंक्शन का यूज़ करता हूँ और सेम इसको मैं डिस्प्ले करता हूँ num2। जब इसको डिस्प्ले करेंगे तो यहाँ पर आपने console.log और log के अंदर num को डिस्प्ले कराएंगे तो यहाँ पर आपको क्या आएगा, ब्लैंक। अगर आप इसका टाइप आप डिस्प्ले करते हैं टाइप ऑफ num2 तो ये भी सेम आपका ऑब्जेक्ट बताएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर आप लिटरल का यूज़ करके या फिर कंस्ट्रक्टर फंक्शन का यूज़ करके अरे को क्रिएट कर सकते हैं। अब इनमें मेन और डिफरेंस क्या होता है कि सपोज ये है कि अगर हम कोई भी एक अरे क्रिएट करते हैं, सपोज मैंने यहाँ पर लेट
नम असाइन किया और नम के अंदर सपोज मैं एक सिंगल वैल्यू पास करता हूँ 10, यहाँ पर आप कंसोल करेंगे तो ये जो है वो उसके अंदर एक वैल्यू इंसर्ट कर देगा। अगर आप इसको कंसोल करेंगे तो यहाँ पर अरे के अंदर उसने 10 को इंसर्ट कर दिया। लेकिन अगर मैं कंस्ट्रक्टर का साथ ऐसा करता हूँ num 2 और मैं यहाँ पर अरे देता हूँ और इसके अंदर मैं 10 देता हूँ, तो अगर आप एक सिंगल वैल्यू पास करते हैं तो कंस्ट्रक्टर फंक्शन के कॉन्सेप्ट में क्या होता है कि ये उसमें 10 को असाइन ना करके वो 10 एम्प्टी पोजीशन क्रिएट कर देगा। तो यहाँ पर आप कंसोल करिए, जब num2 को डिस्प्ले करेंगे, कंसोल करेंगे तो ये आपको यहाँ पर क्या बता रहा है कि इसके अंदर 10 वैल्यू है, लेकिन 10 जो वैल्यू है वो किस टाइप की है, एम्प्टी है, मतलब उसके अंदर कोई अभी डेटा नहीं है, लेकिन उसने जो है वो उसकी लोकेशन क्रिएट कर दी है। अगर आप उसके अंदर कुछ डेटा को ऐड करना चाहते हैं तो यहाँ पर आप इसके लिए इसकी बिल्ट इन मेथड यूज़ कर सकते हैं num2.fill। तो फिल के बाद सपोज आपने यहाँ पर फिल कर दिया 0, कंसोल करेंगे तो यहाँ पर क्या हुआ, इसमें 10 वैल्यू असाइन हुई। तो यहाँ पर सेकेंड जो अरे को क्रिएट करने का जो तरीका होता है यूजर कंस्ट्रक्टर, तो कंस्ट्रक्टर में अगर आप केवल सिंगल एलिमेंट पास करते हैं तो उसको एज अ वैल्यू ना ट्रीट करके वो एज अ लेंथ ट्रीट करता है और आपको यहाँ पर 10 लोकेशन क्रिएट कर देगा। नेक्स्ट जो अरे को क्रिएट करने का तरीका जो होता है इसमें वो क्या होता है कि अगर मैं यहाँ पर एक वेरिएबल क्रिएट करता हूँ num और यहाँ पर मैं अरे की एक बिल्ट इन मेथड यूज़ करता हूँ from, array.from, और यहाँ पर मैं इसको अगर पास करता हूँ तो मुझे कितने नंबर ऑफ एलिमेंट क्रिएट करना है, तो यहाँ पर मैंने इसको लेंथ दे दी सपोज 8, मुझे 8 लोकेशन क्रिएट करना था। तो array.from क्या करता है कि आपको 10 लोकेशन क्रिएट करके दे देगा, लेकिन आपने डिफ़ॉल्ट उसकी कोई वैल्यू नहीं दी है तो डिफ़ॉल्ट को क्या करेगा, उसमें अनडिफाइंड असाइन कर देगा। अगर आप इसको कंसोल करोगे तो आपकी 8 अनडिफाइंड वैल्यू आएंगी। अगर हम कंसोल करते हैं तो यहाँ पर क्या हुआ, इसने आपको अनडिफाइंड 10 वैल्यू दे दी। इसमें भी सेम कॉन्सेप्ट आएगा कि अगर आप इसमें भी फिल मेथड चलाना चाहते हैं तो यहाँ भी आप फिल मेथड चला सकते हैं। फिल में आपने क्या पास कर दिया 0, तो ये आपका 0 दे देगा। तो आपके जो 10 एलिमेंट हैं वो आपके 0 से असाइन हो गए, ठीक है ना। तो आप अगर कंस्ट्रक्टर फंक्शन का यूज़ करके और कोई भी अरे को क्रिएट करना चाहते हो, लेकिन उसमें आप मल्टीपल लोकेशन क्रिएट करना चाहते हो, तो यहाँ पर आप सिंगल अगर एलिमेंट पास करते हैं तो उसको वो एज अ लेंथ ट्रीट करके और उसकी 10 लोकेशन क्रिएट कर देगा, लेकिन उसमें डिफ़ॉल्ट एम्प्टी लोकेशन रहेंगी, उसके अंदर कोई वैल्यू नहीं होगी। लेकिन अगर आप वही काम array.from मेथड का यूज़ करके करते हैं तो वो आपका, जब आप उसके अंदर एक ऑब्जेक्ट में लेंथ पास करेंगे तो लेंथ में आप जितने भी नंबर ऑफ क्वांटिटी बताएंगे तो वो उतनी उसमें लेंथ क्रिएट कर देगा, लेकिन डिफ़ॉल्ट अनडिफाइंड वैल्यू के साथ। तो उसमें डिफ़ॉल्ट जो लोकेशन होगी वो कैसे होंगी, अनडिफाइंड। लेकिन आप ये चाहते हो कि उसके अंदर मुझे जो चाहिए था वो 1 से लेकर 10 तक के नंबर चाहिए थे, तो उसके लिए आप क्या करेंगे, तो यहाँ पर मैंने क्या किया, लेट num इक्वल टू array.from, और फ्रॉम के अंदर मैंने लेंथ पास की कि सपोज मुझे 15 वैल्यू की रिक्वायरमेंट थी। अब इसके बाद इसके अंदर क्या आता है, कॉल बैक फंक्शन। तो यहाँ पर आप कॉल बैक फंक्शन का यूज़ करके, तो कॉल बैक में फर्स्ट जो होता है वो उसकी वैल्यू होती है और सेकंड जो होता है वो इंडेक्स। तो यहाँ पर जो वैल्यू है वो क्या है, आपकी अनडिफाइंड। तो यहाँ पर मैंने केवल क्या किया, यहाँ से रिटर्न करा दिया इंडेक्स। इंडेक्स जो होता है अरे का 0 से स्टार्ट होता है, तो मैंने उसको +1 कर दिया। अब मैं यहाँ पर अगर नम करूँगा तो ये आपका 1 से लेके 15 तक की वैल्यू डिस्प्ले करेगा। तो यहाँ पर आप देखेंगे कंसोल में, तो आपको यहाँ पर 1 से लेके 15 तक की वैल्यू डिस्प्ले कर रहा है, क्योंकि हमने यहाँ पर जो कॉलबैक फंक्शन लिया है इसमें जो वैल्यू है वो तो अनडिफाइंड है। अगर आप यहाँ पर कंसोल करेंगे, console.log, और लॉग के अंदर वैल्यू डिस्प्ले कराएंगे, तो ये क्या देगा आपको, 15 टाइम अनडिफाइंड, क्योंकि वैल्यू कुछ भी नहीं है। तो आप चाहें तो इसको इग्नोर भी कर सकते हैं। तो इग्नोर करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर अंडरस्कोर दे सकते हैं। अंडरस्कोर का मतलब क्या होता है कि अगर हम किसी भी आर्गूमेंट को इग्नोर करना चाहते हैं जावास्क्रिप्ट में, तो हम उसके लिए यहाँ पर अंडरस्कोर पास कर सकते हैं। तो ये जो कुछ बेसिक तरीके थे अरे को क्रिएट करने के लिए। तो अरे को क्रिएट करने के लिए एक बेसिक जो तरीका होता है वो लिटरल, आप लिटरल का यूज़ कर सकते हैं। कंस्ट्रक्टर फंक्शन का यूज़ कर सकते हैं। कंस्ट्रक्टर फंक्शन का बेनिफिट ये होता है कि अगर आप उसमें सिंगल एलिमेंट पास करते हैं तो वो उसको एज अ लेंथ ट्रीट करके और आपकी उतनी लोकेशन क्रिएट कर देगा। सेकंड जो तरीका होता है वो होता है array.from। array.from मेथड भी क्या करता है, आपको एक ब्लैंक अरे क्रिएट करके देगा। कितनी लेंथ का क्रिएट करना है तो वो आपका क्रिएट करके देगा।
सपोज आपने यहाँ पर 8 पास किया तो उसने 8 लोकेशन क्रिएट कर दी। लेकिन अगर आप उस पर कोई नंबर टाइप का डेटा रिटर्न करना चाह रहे थे तो उसके लिए हमने क्या किया, यहाँ पर एक कॉल बैक फंक्शन पास किया। तो array.from जो मेथड होती है उसमें फर्स्ट जो होता है वो आपकी लेंथ लेता है, तो सेकंड जो होता है वो कॉल बैक फंक्शन होता है जिसके अंदर आप उस पर कोई ऑपरेशन परफॉर्म करना चाहते हो तो कर सकते हो। तो कॉल बैक में फर्स्ट जो होता है वो वैल्यू और सेकंड जो होता है वो इंडेक्स। तो वैल्यू जो है वो अनडिफाइंड है, अनडिफाइंड के साथ हम कुछ ऑपरेशन परफॉर्म कर नहीं सकते हैं, इसलिए हमने क्या यूज़ किया उसका इंडेक्स। इंडेक्सिंग जो होती है वो 0 से स्टार्ट होती है, तो इसलिए हमने इसको क्या कर दिया +1। अगर मैं यहाँ पर केवल इंडेक्स रिटर्न करता हूँ तो ये क्या करेगा, 0 से लेके 40 तक की वैल्यू रिटर्न कर देगा। नेक्स्ट जावास्क्रिप्ट में अरे को एक्सेस कैसे कर सकते हैं। हर एक वैल्यू को अरे में एक यूनिक इंडेक्स असाइन होता है जो आपका 0 से स्टार्ट होता है। किसी स्पेसिफिक एलिमेंट को एक्सेस करने के लिए आप अरे का नाम और उस इंडेक्स को स्क्वायर ब्रैकेट में लिख सकते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं कि जावास्क्रिप्ट में अरे एलिमेंट को एक्सेस कैसे करते हैं। यहाँ पर हम एक HTML फाइल क्रिएट करते हैं, इसके अंदर हम स्क्रिप्ट टैग के अंदर एक अरे को क्रिएट करते हैं। तो यहाँ पर मैंने लेट नम और नम के अंदर मैं कुछ एलिमेंट ऐड करता हूँ 10, 20, 30 और 40। सपोज ये है कि आप किसी एक पर्टिकुलर इंडेक्स एलिमेंट को एक्सेस करना चाहते हैं, तो यहाँ पर आप console.log और मैंने आपको पहले एक्सप्लेन किया है कि जावास्क्रिप्ट के अंदर जो अरे एलिमेंट होते हैं वो बाय इंडेक्स असाइन होते हैं और इंडेक्सिंग जो होती है वो 0 से स्टार्ट होती है। तो जो आपका 10 है वो 0 इंडेक्स पर है, ये 1, ये 2 और 3। अगर आप 30 को एक्सेस करना चाहते हैं तो आपको नम और सबस्क्रिप्ट साइन के अंदर आपको 2 पास करेंगे तो आंसर क्या आएगा आपका 30। अगर आप किसी भी अदर एलिमेंट को एक्सेस करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको बाय इंडेक्स एक्सेस करने के लिए उसका इंडेक्स पास करना पड़ेगा। सपोज यहाँ पर हमें 1 को असाइन करना है तो आपका ये 20 आ जाएगा। लेकिन अगर आप यहाँ पर ऑल एलिमेंट एक्सेस करना चाहते हैं तो अरे को ऑल एलिमेंट को एक्सेस करने के लिए आपको यहाँ पर जो कॉन्सेप्ट प्रोवाइड किया जाता है वो है आपका लूपिंग। तो आपको फॉर लूप, तो फॉर लूप का यूज़ करके आप अरे के एवरी एलिमेंट को एक्सेस कर सकते हैं। आप अनदर लूप का भी यूज़ कर सकते हैं। सपोज आपको वाइल या डू वाइल लूप यूज़ करना है तो आप इसका भी यूज़ कर सकते हैं। लेकिन फॉर के साथ में आपको 2 कॉन्सेप्ट और मिलते हैं, फॉर इन एंड फॉर ऑफ। फॉर जो होता है वो आपका बेसिक लूप है, फॉर इन जो है वो बाय इंडेक्स एलिमेंट को गेट करने के लिए गेट एलिमेंट बाय इंडेक्स, और ऑफ जो होता है वो गेट एलिमेंट्स बाय वैल्यू। तो पहले फॉर लूप का यूज़ करके देखते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक लेट i = 0 स्टार्टिंग इंडेक्स पास किया, फिर हमें यहाँ पर उसका लास्ट इंडेक्स बताना पड़ेगा। तो यहाँ उसके लिए हमने उसकी प्रॉपर्टी यूज़ की लेंथ, और फिर i++ इंडेक्स को इंक्रीज़ करने के लिए। यहाँ पर अगर हम console.log और log के अंदर num of i डिस्प्ले करेंगे तो ये आपका 10, 20, 30 और 40 आपका डिस्प्ले कर दिया। अगर हम इसको इंडेक्स के साथ डिस्प्ले करते हैं तो i = तो ये आपका 0 पर 10 है, 1 पर 20, 2 पर 30 एंड 3 पर 40 है। यही चीज़ अगर आप फॉर इन लूप से करते हैं तो आपका फॉर लूप में आपको स्टार्ट इंडेक्स, लेंथ, उसका एंड इंडेक्स और इंक्रीमेंट, आपको 3 स्टेटमेंट लिखने पड़े। लेकिन अगर हम ये फॉर इन लूप से करते हैं तो यहाँ पर i in num, तो यहाँ पर i जो है वो किसको इंडिकेट कर रहा है, उसके इंडेक्स को। तो अगर हम console.log और log के अंदर अगर मैं num of i लिखता हूँ तो ये भी आपको आंसर सेम देगा। उसको सेम स्ट्रक्चर में डिस्प्ले करते हैं तो i ऑफ, तो यहाँ पर भी आपका सेम स्ट्रक्चर में डिस्प्ले हुआ। डिफरेंस केवल किस चीज़ का है कि यहाँ पर जो i है वो यहाँ पर एज अ स्ट्रिंग है। तो यहाँ पर जो है i एज अ स्ट्रिंग वैल्यू, यहाँ पर जो है वो i जो है वो एज अ स्ट्रिंग वैल्यू है। लेकिन यहाँ पर जो i था वो i
नंबर डिस्प्ले हो रहा है। तो यहाँ पर जो उसका टाइप का केवल डिफरेंस है कि यहाँ पर जो आपकी फॉरेन लूप होती है वो यहाँ पर आपका जो इंडेक्स रिट्रीव करके देगा वो आपका बाय स्ट्रिंग रिटर्न करके देगा। एक्चुअली ये है कि फॉरेन लूप जो होता है वो आपका अरे और ऑब्जेक्ट दोनों पर काम करता है। तो ऑब्जेक्ट में जो भी आपका डेटा होता है वो स्ट्रिंग फॉर्मेट में होता है, की और वैल्यू पेयर में। तो की जो होती है वो एज अ स्ट्रिंग होती है, तो इसलिए हम जब फॉरेन लूप का यूज़ करते हैं तो फॉरेन लूप आपका अरे के लिए भी काम करता है और ऑब्जेक्ट के लिए। लेकिन फॉर ऑफ जो लूप है वो केवल अरे के लिए ही काम करता है। सपोज ये है कि हम यहाँ पर फॉर ऑफ लूप यूज़ करते हैं, लेट वेल ऑफ नम। तो यहाँ पर ये जो है वो वैल्यू रिट्रीव करके देगा। तो अगर मैं कंसोल डॉट लॉग और लॉग के अंदर वैल्यू लिखता हूँ तो यहाँ पर आपको आंसर क्या मिलेगा, 10, 20, 30 और 40। तो अगर आपको अरे एलिमेंट को एक्सेस करना है तो सिंगल एलिमेंट को एक्सेस करने के लिए आप यहाँ पर उसका इंडेक्स पास कर सकते हैं। तो आपको एक पर्टिकुलर इंडेक्स से एक सिंगल वैल्यू रिट्रीव होगी। ऑल एलिमेंट को एक्सेस करना है तो उसके लिए आप बेसिक फॉर लूप का यूज़ कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि अरे डिस्ट्रक्चरिंग क्या होती है। अगर आप अरे एलिमेंट को डायरेक्ट वेरिएबल में स्टोर करना चाहते हैं तो इसके लिए अरे डिस्ट्रक्चरिंग यूज होता है। यह कॉन्सेप्ट ECMAScript 6 में इंट्रोड्यूस किया गया है जो अरे एलिमेंट को एक्सेस करने को इजी बनाता है। ये हमारे पास कुछ रैंडम नंबर हैं। अब सपोज ये है कि हम यहाँ पर जो भी डेटा है 23, 35, 60 इसको हम डायरेक्टली वेरिएबल में असाइन करना चाहते हैं। तो जो हमारा नॉर्मल तरीका होता है उसमें हम क्या करते हैं कि सपोज हमने यहाँ पर एक ए, बी और सी 3 वेरिएबल क्रिएट किए हैं और तीनों में हम इसमें वैल्यू असाइन करना है। तो हम नॉर्मल जो बिहेवियर होता है उसमें क्या करते हैं, नम ऑफ 0 फर्स्ट एलिमेंट को मैंने ए में असाइन कर दिया, बी इक्वल टू नम ऑफ 1 सेकेंड वैल्यू असाइन कर दी, सी इक्वल टू नम ऑफ 2। अगर मैं इसको कंसोल करूँगा, कंसोल डॉट लॉग ए बी एंड सी, तो यहाँ पर आप देखेंगे आपका 23, 35 एंड 60 आ गया। लेकिन इसके लिए ECS 6 ने आपको ऑब्जेक्ट डिस्ट्रक्चरिंग एक कॉन्सेप्ट प्रोवाइड किया है जिसमें आप डायरेक्टली वेरिएबल में अरे का डेटा असाइन कर सकते हैं। तो वो कैसे होता है, तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, लेट ब्रैकेट के अंदर ए बी एंड सी पास करते हैं और इसके इक्वल में पास कर देते हैं नम। अब हम यहाँ पर कंसोल डॉट लॉग और इसके अंदर ए बी सी को डिस्प्ले करते हैं, तब भी आपको आंसर सेम देगा। मतलब ये है कि हमने यहाँ पर अरे के एलिमेंट को डिस्ट्रक्चर किया है। इसमें फर्स्ट एलिमेंट ए के अंदर, सेकेंड एलिमेंट बी के अंदर और थर्ड एलिमेंट सी के अंदर असाइन हो गया। अब लेकिन सपोज ये है कि मुझे 2 को असाइन करना था, 3 को 1 को असाइन नहीं करना था। तो यहाँ पर मैंने क्या किया, कामा लगाया, एक वैल्यू स्किप कर दी। स्किप करने के बाद 2 को जो था वो मुझे एक्स में असाइन करना था। अब मैं यहाँ पर एक्स डिस्प्ले करूँगा तो यहाँ पर क्या आ गया, 2। लेकिन आप ये चाहते थे कि 1, 2, 3, 4, 5 जो है वो हमें एक एरे के अंदर असाइन करना था। तो वो कैसे होगा, तो यहाँ पर मैंने क्या किया, इस कोड को मैं कमेंट करता हूँ। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं कि अगर हम यहाँ पर एक नम नाम का या फिर num2 नाम का वेरिएबल असाइन कर देते हैं, num2 नाम का, तो अब यहाँ पर वो क्या करेगा, अभी केवल num2 जो है वो केवल एक 1 को असाइन करेगा। अगर मैं इसको num2 को डिस्प्ले करूँगा तो ये क्या करेगा, केवल 1 को होल्ड करेगा। लेकिन यहाँ पर हम क्या करते हैं, अगर ट्रिपल डॉट लगाते हैं मीन्स रेस्ट ऑपरेटर, तो ये रेस्ट ऑपरेटर क्या करेगा, आपके जितने भी रिमेनिंग जितने भी उसके अंदर अरे के अंदर वैल्यू है वो किसके अंदर असाइन हो जाएंगी, num2 के अंदर। तो जो यहाँ पर ट्रिपल डॉट जो है वो क्या है, आपका रेस्ट ऑपरेटर। ये क्या करता है, आपके वैल्यूज टू अरे कन्वर्ट करने के लिए होता है। तो अगर आपकी जो मल्टीपल वैल्यू है वो आप अरे में अगर कन्वर्ट करना है तो इसके लिए आप रेस्ट ऑपरेटर का यूज़ कर सकते हैं। तो ये जो डिस्ट्रक्चरिंग कॉन्सेप्ट है, डिस्ट्रक्चरिंग कॉन्सेप्ट से आप अरे के डेटा को डिस्ट्रक्चर कर सकते हैं। डिस्ट्रक्चर करने से आपको बेनिफिट ये हुआ कि अगर हम यहाँ पर नॉर्मली डेटा को एक्सेस करते तो इसके अंदर हमें एक इंडेक्स के अकॉर्डिंग डेटा को एक्सेस करना पड़ रहा था, लेकिन यहाँ पर हम डायरेक्टली उसको डेटा को डिस्ट्रक्चर कर सकते हैं।
आइए हम जावास्क्रिप्ट कोड के साथ देखते हैं कि जावास्क्रिप्ट एरेज में कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ होती हैं। तो इसके लिए हम एक HTML फाइल क्रिएट करते हैं और इसके अंदर स्क्रिप्ट, यहाँ पर हमने एक नॉर्मल अरे क्रिएट किया है num, और इसके अंदर मैं कुछ वैल्यू पुट कर देता हूँ। तो सबसे पहले इसमें प्रॉपर्टी होती है लेंथ। अगर मैं console.log num.length लिखता हूँ तो ये आपको नंबर ऑफ एलिमेंट रिटर्न करके देगा कि अरे के अंदर कितने नंबर ऑफ एलिमेंट हैं। सेकेंड जो प्रॉपर्टी होती है वो होती है कंस्ट्रक्टर। तो अगर हम यहाँ पर console.log और log के अंदर num डॉट कंस्ट्रक्टर उसको हम डिस्प्ले करते हैं तो ये आपको आउटपुट में रिटर्न करके देगा अरे। तो हमने जो कंस्ट्रक्टर फंक्शन देखा था अरे को क्रिएट करने वाला, तो ये आपको आउटपुट में ये बताएगा कि आपका जो अरे क्रिएट हुआ है वो किस मेथड से हुआ है। तो वो आपकी अरे कंस्ट्रक्टर मेथड से क्रिएट हुआ है। थर्ड जो होता है प्रोटोटाइप। प्रोटोटाइप जो होता है अरे के अंदर बहुत सारी मेथड्स जो होती हैं वो बिल्ट इन होती हैं, लेकिन अगर आप कोई कस्टम मेथड कोई क्रिएट करना चाहते हैं तो उसके लिए प्रोटोटाइप कॉन्सेप्ट होता है। सपोज ये है कि हम अरे डॉट प्रोटोटाइप डॉट, मैं यहाँ पर एक हेलो नाम से फंक्शन क्रिएट करना चाहता हूँ जो कि है जावास्क्रिप्ट के अंदर। जावास्क्रिप्ट एरेज में बिल्ट इन कोई मेथड नहीं होती। तो यहाँ पर हमने फंक्शन और फंक्शन के अंदर console.log और log के अंदर मैंने डिस्प्ले किया वेलकम टू जावास्क्रिप्ट। अब मैं यहाँ पर num.hello लिखूँगा और इसको जब आप डिस्प्ले करोगे तो यहाँ पर आपको क्या मिलेगा, वेलकम टू जावास्क्रिप्ट। मतलब ये है कि प्रोटोटाइप जो होता है वो किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर कोई भी स्ट्रक्चर को ऐड करने के लिए, मॉडिफाई करने के लिए, प्रोटोटाइप जो है वो एक प्रॉपर्टी है अरे की, जिससे आप अरे के अंदर कोई भी एक फंक्शन को क्रिएट कर सकते हैं। तो अरे डॉट प्रोटोटाइप, प्रोटोटाइप में हमें क्या ऐड करना था, हेलो। तो हेलो जो है वो हमने इसके अंदर फंक्शन असाइन किया, तो उसने आपको रिटर्न में क्या दिया, आपको एक वैल्यू। अगर यही कॉन्सेप्ट अगर आप प्रॉपर्टी के साथ करते हैं तो अरे डॉट मैसेज, अरे डॉट प्रोटोटाइप डॉट मैसेज इक्वल टू, यहाँ पर आपने थैंक्स और यहाँ पर console.log और log के अंदर आप num डॉट मैसेज को डिस्प्ले करते हैं, यहाँ पर आपको क्या मिलेगा, थैंक्स। मतलब ये है कि यहाँ पर मैंने वैल्यू असाइन की, मतलब ये आपकी प्रॉपर्टी की तरह काम करेगा और ये जो है ये आपकी एज अ मेथड काम करेगा। तो प्रोटोटाइप जो होता है वो किसी भी एरेज के अंदर अगर हमें कोई भी एक मेथड को ऐड करना है या फिर कोई भी एक प्रॉपर्टी को ऐड करना है, जिस भी नाम से आप ऐड करना चाहते हो, बस ये है कि हम प्रीडिफाइंड जो मेथड्स हैं या प्रीडिफाइंड जो प्रॉपर्टी हैं उनको रीडिफाइन नहीं कर सकते हैं, लेकिन आप अपनी कस्टम कोई भी प्रॉपर्टी या मेथड क्रिएट कर सकते हैं। तो जावास्क्रिप्ट के अंदर 3 प्रॉपर्टी होती हैं, लेंथ, कंस्ट्रक्टर और प्रोटोटाइप। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जावास्क्रिप्ट कोड के साथ कि आपके अरे में कौन कौन सी कॉमन मेथड्स यूज़ की जाती हैं। तो इसके लिए हम यहाँ पर स्क्रिप्ट और स्क्रिप्ट के अंदर सबसे पहले हम एक बेसिक अरे क्रिएट करते हैं, लेट डेटा, और यहाँ पर मैंने सबस्क्रिप्ट साइन यूज़ करके एक अरे क्रिएट किया। तो डिफ़ॉल्ट अभी अरे के अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं है। अगर हम console.log और डेटा को डिस्प्ले करते हैं तो यहाँ पर आपका ब्लैंक डेटा डिस्प्ले होगा। लेकिन अगर मैं इसके अंदर कोई एलिमेंट ऐड करना चाहता हूँ तो इसके लिए पहली मेथड जो होती है वो पुश मेथड क्या करती है कि अरे के अंदर आपको कोई भी एलिमेंट को ऐड करना है तो एलिमेंट ऐड करने के लिए आपको पुश मेथड यूज़ होता है, console.log। और यहाँ पर मैं अगर डेटा को डिस्प्ले करूँगा तो पहले जो था वो ब्लैंक, अब इसमें आपका डेटा ऐड हो गया। लेकिन आप अगर मल्टीपल आइटम ऐड करना चाहते हैं तो कामा लगा के आप मल्टीपल वैल्यू पास करेंगे तो ये आपको मल्टीपल वैल्यू ऐड कर देगा। मीन्स पुश जो मेथड है वो आपके लास्ट पोजीशन पर सिंगल या मल्टीपल एलिमेंट को ऐड करने के लिए होता है। मीन्स ये है कि अगर इसके अंदर सपोज कुछ पहले से एलिमेंट होते, जैसे मैंने यहाँ पर 1 2 3 दे दिया, तो यहाँ पर ये जो पुश मेथड है वो लास्ट में एलिमेंट को ऐड करता है। मीन्स 1 2 3 पहले से था, इसमें 3 के बाद जो है वो 10 1 2 3 4 ऐड कर दिया। लेकिन अगर आप केवल 10 ऐड करेंगे तो केवल आपका लास्ट में जाके 10 ऐड हो जाएगा। इसी का अपोजिट होता है पॉप। अगर मैं इसमें से कोई एलिमेंट को रिमूव करना चाहता हूँ तो सपोज मैं यहाँ पर
डेटा डॉट पॉप यूज़ करूँगा तो पॉप जो है वो लास्ट एलिमेंट को रिमूव कर देगा। तो यहाँ पर मैं अगर डिस्प्ले करूँगा तो इसने क्या किया, आपके 10 को रिमूव कर दिया। अगर मैं इसको 2 टाइम कॉल करूँगा तो 2 एलिमेंट रिमूव कर देगा, ठीक है ना। तो पॉप जो होता है वो एक सिंगल एलिमेंट रिमूव करता है लास्ट से। तो आपके अरे के लास्ट एलिमेंट को अगर आपको रिमूव करना है तो उसके लिए आपकी पॉप मेथड होती है। लेकिन अगर आप यही काम बिगिनिंग पर करना चाहते हैं तो फ्रंट पर ऐड करने के लिए होता है अनशिफ्ट, डेटा डॉट अनशिफ्ट, और यहाँ पर मैंने 10 और 20 पास किया। तो ये क्या करेगा, फ्रंट में आपका डेटा ऐड कर देगा। सेम कॉन्सेप्ट पुश की तरह काम करता है कि पुश जो है वो लास्ट में एलिमेंट ऐड करता है और अनशिफ्ट जो है वो फ्रंट पर डेटा ऐड करता है। यहाँ पर सिंगल और मल्टीपल एलिमेंट आप पास कर सकते हैं। तो ये भी आपके फ्रंट पर 1 और मोर देन 1 एलिमेंट को ऐड करने के लिए होता है। तो यहाँ पर मैंने 20 30 दिया तो आपका 20 30 1 2 के पहले ऐड कर दिया। लेकिन अगर हमें फ्रंट से कोई सिंगल एलिमेंट को रिमूव करना है तो डेटा डॉट शिफ्ट, तो आपका यहाँ पर 10 को रिमूव कर देगा। अगर मैं इसको 2 टाइम कॉल करूँगा तो आपके 2 एलिमेंट रिमूव कर देगा। तो यहाँ पर आपका जो शिफ्ट मेथड होती है वो आपके सिंगल एलिमेंट को रिमूव करने के लिए होती है फ्रॉम बिगिनिंग। अगर आपको लास्ट से एलिमेंट ऐड करना है तो पॉप और फ्रंट से ऐड करना है तो अनशिफ्ट। इसके बाद इन सब का एक कॉम्बिनेशन होता है कि अगर मैं आइटम को ऐड करना है लेकिन मुझे फ्रंट पर ऐड करना है या फिर लास्ट में ऐड करना है, मिडिल में ऐड करना है, सपोज रिमूव करना है तो फ्रंट से रिमूव करना है, एंड से रिमूव करना है, तो उसके लिए कॉमन मेथड होती है स्प्लाइस। तो यहाँ पर आप डेटा डॉट स्प्लाइस मेथड का यूज़ करते हैं और सपोज ये है कि मुझे 2 को रिमूव करना है तो यहाँ पर आपको सबसे पहले पास करना पड़ेगा पोजीशन। तो मैंने यहाँ पर पोजीशन दी 1 जो है वो उसका इंडेक्स, कितने एलिमेंट रिमूव करना है 1, और इसको जब आप कंसोल करेंगे तो आपका यहाँ पर 2 जो है वो रिमूव हो जाएगा। कंसोल डॉट लॉग, यहाँ पर आप देखेंगे तो 2 आपका रिमूव हो गया। लेकिन यहाँ पर अगर आप उसको नंबर ऑफ एलिमेंट नहीं बताएंगे तो ऑल एलिमेंट रिमूव कर देगा। यहाँ पर आपका 1 ही केवल रहा। सपोज ये है कि इसके अंदर मल्टीपल एलिमेंट होते तो यहाँ पर केवल आपका आंसर 1 आता, लेकिन मैं यहाँ पर उसको लेंथ बताता हूँ। 1 मतलब आपका सिंगल एलिमेंट रिमूव करेगा, आपने यहाँ पर 2 दिया मतलब 2 एलिमेंट रिमूव करेगा। तो जिस पोजीशन से आपको जितने नंबर ऑफ एलिमेंट रिमूव करना है तो फर्स्ट जो है वो पोजीशन को इंडिकेट करता है कि आपकी फर्स्ट जो है वो उसका इंडेक्स है और 2 जो है वो उसकी लेंथ है, मीन्स नंबर ऑफ एलिमेंट। तो यहाँ पर आपका फर्स्ट से लेके आपके 2 एलिमेंट रिमूव करना है तो 2 और 3 को रिमूव कर देगा। लेकिन सपोज ये है कि मुझे रिमूव नहीं करना है, मुझे रिप्लेस करना है। तो रिप्लेस करने के लिए क्या कॉन्सेप्ट होगा, तो सपोज ये है कि आप 2 को रिप्लेस करके और 20 ऐड करना चाहते हैं। तो यहाँ पर मैंने क्या किया, मुझे रिमूव कुछ नहीं करना है तो 0 और मैंने नेक्स्ट पास कर दिया 20। तो यहाँ पर ये क्या करेगा, इस कोड में मैंने यहाँ पर 0 पास कर दिया और इसके अंदर 20 पास कर दिया। तो ये क्या करेगा, फर्स्ट पोजीशन पर जाएगा और उसमें कुछ भी रिमूव नहीं करेगा लेकिन आपका 20 को इंसर्ट कर देगा। लेकिन आपको 2 को रिप्लेस ही करना था तो यहाँ पर आप 1 पास कर दो। तो यहाँ पर क्या होगा, 2 को रिप्लेस करके उसने 20 को ऐड कर दिया। मीन्स ये है कि आपके ये वाला जो सिंटैक्स है, तो ये जो सिंटैक्स है ये आपका अपेंड का काम कर रहा है और अपेंड एलिमेंट, और ये जो है ये आपका रिप्लेस एलिमेंट। तो अगर आपको रिप्लेस करना है तो इसके लिए आप सबसे पहले पोजीशन कितने 1 आइटम को रिमूव करना है और 1 आइटम आपको इंसर्ट करना है। लेकिन आपको मल्टीपल इंसर्ट करना है तो उसके लिए आप क्या करेंगे, यहाँ पर आप कामा लगा के 20 के बाद सपोज आपको 200 300 3 आइटम ऐड करने थे। तो ये क्या करेगा, 1 और 2 के बीच में आपके 20 आपके 200 और 300 को ऐड कर देगा, ठीक है ना। तो 1 आइटम उसने रिमूव किया है तो यहाँ पर आपका 1 और 2 के बीच में, यहाँ पर अगर मैं इस लाइन को कमेंट कर दूँ ऊपर वाली लाइन को तो आपको एक प्रॉपर कोड समझ में आएगा। तो यहाँ पर आप देखिए तो इसने क्या किया, 1 और 3 के बीच में आपको 2 को रिप्लेस कर दिया है। 2 को रिप्लेस करके उसने 3 आइटम ऐड कर दिए। लेकिन आप 3 आइटम से रिप्लेस करना चाह रहे थे तो यहाँ पर हूँ तो 1 और 6 के बीच में जो है वो 3 आइटम आपके रिमूव कर दिए। तो 2 3 5 को रिमूव करके उसने आपका 20
200 और 300 को ऐड कर दिया। तो स्प्लाइस जो मेथड होती है वो आपका मल्टीपल रोल प्ले करती है कि अगर आपको सिंगल एलिमेंट को रिमूव करना है, मल्टीपल एलिमेंट को रिमूव करना है, या फिर आप सिंगल एलिमेंट को रिप्लेस करना है, मल्टीपल एलिमेंट रिप्लेस करना है, सिंगल आइटम अपेंड करना है, मल्टीपल आइटम अपेंड करना है, तो मल्टीपल आपको एक्शन परफॉर्म करने के लिए स्प्लाइस मेथड होती है। इसके बाद नेक्स्ट इसमें होता है, अगर मैं console.log और log के अंदर डेटा डॉट, अब यहाँ पर आपका एक सॉर्ट मेथड होती है कि अगर आप अरे को सॉर्ट करना चाहते हो तो डिफ़ॉल्ट जो होता है वो अल्फ़ाबेटिकल सॉर्ट होता है कि अगर मैं सॉर्ट मेथड को यूज़ करूँगा तो अगर मैं इन नंबर को मॉडिफाई कर दूँ 10, 2, 13, 25, 16, 27, 18 और 9, तो यहाँ पर आप देखेंगे तो ये अल्फ़ाबेटिकल मीन्स ये कि फर्स्ट कैरेक्टर को उसने कंसिडर किया है, सेकंड को कंसिडर नहीं किया है। तो यहाँ पर 1 की सीरीज पहले आई, फिर आपका 2 का, फिर आपका 9, लेकिन आप इसको न्यूमेरिकल सॉर्ट करना चाह रहे थे तो उसको कैसे सॉर्ट करेंगे? तो इसके लिए आपको यहाँ पर डेटा डॉट सॉर्ट, और सॉर्ट के अंदर आपको एक कॉलबैक फंक्शन पास करना पड़ेगा। इस कॉलबैक फंक्शन के अंदर यहाँ पर मैंने p, n प्रीवियस और नेक्स्ट एलिमेंट, इनको क्या करना है मुझे, अगर मैं यहाँ पर एक्सप्रेशन में क्या पास करूँगा, p - n मीन्स असेंडिंग ऑर्डर। आप यहाँ पर रन करेंगे तो क्या हुआ, 2 से लेके 27 तक के एलिमेंट को आपको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर दिया। लेकिन इस एक्सप्रेशन को अगर मैं अपोजिट पास कर दूँ n - p, तो ये डिसेंडिंग हो जाएगा। तो अगर आपको असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में न्यूमेरिकल डेटा को सॉर्ट करना है तो उसके लिए यहाँ पर एक्सप्रेशन में आपको p - n मीन्स जो भी आप यहाँ पर आर्गूमेंट पास करेंगे, यहाँ पर जो आर्गूमेंट हैं वो डिफरेंट हो सकती हैं। p और n जो है वो आर्गूमेंट है, तो यहाँ पर आप a b या फिर x y कुछ भी पास कर सकते हैं, लेकिन आप p - n करेंगे तो असेंडिंग और n - p करेंगे तो डिसेंडिंग। तो ये आपका सॉर्ट फंक्शन होता है। इसके बाद अगर आप एरे में कुछ आइटम को फाइंड आउट करना चाहते हैं तो इसके लिए इसमें फाइंड फंक्शन होता है। सपोज मैंने यहाँ पर डेटा लेट नम इक्वल टू डेटा डॉट फाइंड, तो फाइंड फंक्शन क्या करेगा यहाँ पर आपको, तो ये आपको एक कॉलबैक फंक्शन देता है जिसमें फर्स्ट जो होता है वो वैल्यू, सेकंड जो होता है वो इंडेक्स। अब यहाँ पर मैं सपोज यहाँ पर अरे में मैं 25 को फाइंड करना चाहता हूँ, तो यहाँ पर मैंने क्या लिखा, इफ वैल्यू इक्वल टू 25, देन मैंने यहाँ पर क्या किया, रिटर्न वैल्यू, और यहाँ पर मैं console.log और log के अंदर मैंने नम को डिस्प्ले किया, तो यहाँ पर आपको 25 मिल जाएगा। लेकिन सपोज ये है कि मैं ऐसा नंबर पास करता हूँ जो अगर इसमें अगर मैं एल्स लिखूँगा, अगर मैंने एल्स लिखा और एल्स में मैंने रिटर्न करा दिया नम, अब आप इसको रन करेंगे और सपोज ये है कि मैंने यहाँ पर क्या पास किया 26 और मैंने सेव किया, तो ये क्या देगा, अनडिफाइंड। मतलब ये है कि फाइंड जो फंक्शन होता है वो ट्रू स्टेटमेंट पर काम करता है कि अगर ये कंडीशन फॉलो करेगा तो वो क्या करेगा, उस वैल्यू को रिटर्न कर देगा। अगर आप यहाँ पर वैल्यू के स्थान पर और कुछ भी लिख देंगे, सपोज आपने क्या लिख दिया नल, वो सेव करेंगे और यहाँ पर आपने 25 को मैच किया, सेव किया, यहाँ पर आपने कुछ भी नहीं दिया, तो यहाँ पर आपने क्या रिटर्न किया था कि वो जो डेटा है वो आपका कुछ भी रिटर्न नहीं, मतलब अनडिफाइंड आपने दे दिया। तो वो क्या करेगा आपका, यहाँ पर सपोज मैंने हेलो रिटर्न कर दिया, तो वो क्या करेगा, यहाँ पर आपको 25 ही देगा, मतलब उसको अदर कोई एलिमेंट से मतलब नहीं होता। तो या तो आप यहाँ पर वैल्यू लिख दें तब भी वो वही काम करेगा, लेकिन अगर आप नॉर्मल अगर इसमें कोई भी एक अनदर वैल्यू रिटर्न करना चाहते हैं तो वो रिटर्न नहीं करेगा। मीन्स ये है कि फाइंड जो फंक्शन है वो अगर स्टेटमेंट आपका ट्रू होगा तो उस कंडीशन में उस वैल्यू को रिटर्न कर देगा, अदरवाइज क्या देगा, अनडिफाइंड। तो हम आइडेंटिफाई कैसे कर पाएंगे कि एलिमेंट को फाइंड किया कि नहीं, तो अगर वो एलिमेंट फाइंड आउट होगा तो वो आपको रिटर्न करके दे देगा जो एलिमेंट आपने फाइंड आउट किया था, अदरवाइज आपको बाय डिफॉल्ट जो है वो रिटर्न क्या मिलेगा, अनडिफाइंड। अनडिफाइंड मतलब उसमें फाइंड आउट नहीं हुआ। लेकिन इसका एक का जो होता है फाइंड आउट करने के लिए एक प्रॉपर मेथड अगर हम बात करें
तो वो क्या होती है, लेट num इक्वल टू डेटा डॉट इंक्लूड। तो इंक्लूड केवल आपको क्या रिटर्न करके देगा कि अगर वो एलिमेंट उसके अंदर प्रेजेंट होगा तो वो ट्रू देगा, अदरवाइज फॉल्स देगा। जैसे मैंने 25 दिया तो इसने क्या दिया, ट्रू, मीन्स उसके अंदर जो एलिमेंट है वो प्रेजेंट है। लेकिन मैंने इसके अंदर दे दिया 28, सेव किया तो इसने क्या दिया, फॉल्स। तो अगर आपको किसी भी एलिमेंट को फाइंड आउट करना है कि वो जो एलिमेंट है वो अरे के अंदर प्रेजेंट है या नहीं, तो वो आपको ट्रू और फॉल्स रिटर्न करके देगा। लेकिन अगर आपको वही एलिमेंट ही रिटर्न करना है तो उसके लिए आपको फाइंड फंक्शन यूज करना पड़ेगा। इसके बाद नेक्स्ट जो मेथड होती है वो आपके अरे एलिमेंट को एक्सेस या फिर उसको मॉडिफाई करने के लिए होती है। तो यहाँ पर आपको जावास्क्रिप्ट एरेज में 3 मेथड मिलती हैं, मैप, फिल्टर, रिड्यूस एंड फॉरिच। इनका जो सिंटैक्स है वो क्या होता है कि सबसे पहले हम देखते हैं मैप का। मैप जो है ये आपको एक न्यू अरे रिटर्न करके देता है। मीन्स डेटा अरे को अगर आपको ट्रांसफॉर्म करना है तो यहाँ पर मैंने न्यू अरे इक्वल टू डेटा डॉट मैप, और यहाँ पर मैं कॉलर फंक्शन देता हूँ। कॉलर फंक्शन में डिफॉल्ट ये 3 आर्गुमेंट लेता है। फर्स्ट जो होता है वो वैल्यू, सेकंड जो होता है वो इंडेक्स, और थर्ड जो होता है वो सेल्फ अरे। अगर मैं इसको डिस्प्ले करता हूँ कंसोल डॉट लॉग, लॉग के अंदर वैल्यू कामा इंडेक्स और कामा अरे, तो ये आपकी यहाँ पर आप देखेंगे तो 10 जो है वो वैल्यू है, 0 जो है वो इंडेक्स है और उसके बाद पूरा अरे, ठीक है ना। लेकिन ये है कि आपका मैप का जो मेन रोल होता है वो किसके लिए होता है, डेटा को ट्रांसफॉर्म करने के लिए। सपोज ये है कि आप इसके अंदर कुछ वैल्यू का कैलकुलेशन करना चाह रहे थे, तो यहाँ पर आपने रिटर्न क्या किया, वैल्यू मल्टीप्लाई बाय 10। और अगर आप इसको कंसोल करेंगे डेटा डॉट अरे, तो आपके ओरिजिनल डेटा पर इसमें कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म नहीं होगा। जो ये क्या करेगा, डेटा को ट्रांसफॉर्म करेगा। यहाँ पर आप जब रन करेंगे तो जो ओरिजिनल डेटा था 10 to 13 25 ये सेम टू सेम है, लेकिन इसने ट्रांसफॉर्म करके एक नया अरे रिटर्न किया। वो क्या था आपका, 10 से एवरी एलिमेंट को मल्टीप्लाई करके, ठीक है ना। तो मैप जो है वो डेटा को ट्रांसफॉर्म करता है, लेकिन ओरिजिनल अरे में आपका कोई भी मॉडिफिकेशन नहीं करता। सेम कॉन्सेप्ट जो है वो आपका फिल्टर भी करता है, लेकिन फिल्टर जो है वो कंडीशन के अकॉर्डिंग डेटा रिटर्न करके देता है। वो उसमें आपका डेटा पर कोई ऑपरेशन परफॉर्म नहीं होता। कि सपोज मैं यहाँ पर फिल्टर देता हूँ और फिल्टर में मैंने क्या किया, यहाँ पर मैंने कंडीशन दी कि इफ वैल्यू लेस देन 20, उस केस में हमें क्या करना है, रिटर्न वैल्यू। हमें वैल्यू को तभी रिटर्न करना है जब वो वैल्यू जो है वो 10 से 20 से लेस हो। तो यहाँ पर आपका 10 to 13 16 18 और 9 डिस्प्ले हो गया। लेकिन यहाँ पर मैं अगर कोई कैलकुलेशन कर देता हूँ तो वो उसका कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि आपका जो फिल्टर फंक्शन होता है वो केवल वैल्यू रिटर्न करता है, वो कोई भी डेटा को ट्रांसफॉर्म नहीं करता। तो ये भी आपको एक नया अरे रिटर्न करके देगा, ओरिजिनल अरे में मॉडिफिकेशन नहीं होता। इसके बाद नेक्स्ट जो होता है वो फॉरिच। फॉरिच जो है वो आपको कुछ भी रिटर्न नहीं करता। अगर मैं यहाँ पर लेट न्यू अरे इक्वल टू डेटा डॉट फॉरिच, इसमें भी आपको 3 आर्गुमेंट मिलेंगी कॉलबैक के अंदर, वैल्यू। ये जो आपके आर्गुमेंट्स हैं इनके नाम आप कुछ भी रख सकते हैं, लेकिन सीक्वेंस जो होता है वो यही होता है कि आपका फर्स्ट जो है वो वैल्यू को इंडिकेट करता है, सेकंड इंडेक्स को, थर्ड आपका सेल्फ अरे। अब यहाँ पर मुझे कोई कैलकुलेशन करना है। सपोज मैं लेट सम, यहाँ पर मैं सम परफॉर्म करना चाह रहा था, तो यहाँ पर मैंने ग्लोबल में सम एक वेरिएबल लिया और यहाँ पर क्या दे दिया, सम प्लस इक्वल टू वैल्यू। और यहाँ पर मैं अगर मैं इसके अंदर कुछ रिटर्न भी कर देता हूँ, सपोज मैंने यहाँ पर क्या किया, रिटर्न करा दिया किसको, सपोज वैल्यू को, तो आपका जो फॉरिच है वो कुछ भी रिटर्न नहीं करता। तो फॉरिच जो होता है वो सिंपल आपके अरे एलिमेंट को लूप ओवर करने के लिए होता है कि अगर आप
एरे एलिमेंट को एक्सेस करना चाहते हो विदाउट फॉर इन और फॉर ऑफ लूप के, तो उसके लिए आपको एक लूप ओवर फंक्शन दिया है फॉर ईच। तो आप उसको लूप ओवर करके कोई भी एक्सेस कर सकते हो, लेकिन ये कुछ भी रिटर्न नहीं करेगा। अगर आप console.log और लॉग के अंदर सम डिस्प्ले करोगे तो सम का तो आंसर आएगा, लेकिन न्यू एरे का आंसर अनडिफाइंड आएगा। तो यहाँ पर आपको क्या मिलेगा? अनडिफाइंड।